नमस्ते और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी की एक ऐसी डीप और माइंड बेंडिंग ब्रांच में डाइव करने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। बौद्ध तर्कशास्त्र यानी बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी। स्पेसिफिकली हम मोक्षाकारा गुप्ता द्वारा लिखी गई तर्क भाषा का एक माइक्रोस्कोपिक एक्सट्रीम डिटेल्स में विश्लेषण करेंगे। ये टेक्स्ट इस बात की पूरी फोरेंसिक छानबीन करता है कि आखिर सत्य या ट्रूथ एक्चुअल में क्या है और हम रियलिटी को एग्जैक्टली उसके प्योर फॉर्म में कैसे जान सकते हैं। तो चलिए ट्रूथ की इस कमाल की आर्किटेक्चर को डीकंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर को हमने 5 लॉजिकल हिस्सों में बांटा है। पहले हम वैलिड नॉलेज को डिफाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे बुद्धिस्ट लॉजिक दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को रिजेक्ट करता है। तीसरे और चौथे हिस्से में ट्रू परसेप्शन और उसके 4 टाइप्स को समझेंगे और आखिर में रियलिटी के अल्टीमेट ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए पहले सेक्शन में चलते हैं। वैलिड नॉलेज यानी वैध ज्ञान की परिभाषा। आखिर किसी चीज को सच मानने की स्ट्रिक्ट कसौटी क्या होती है? तर्क भाषा में प्रमाणा या वैलिड नॉलेज को एक बहुत ही प्रिसाइज संस्कृत फ्रेज से डिफाइन किया गया है, सम्यक ज्ञानम अपूर्व गोचरम। अगर इसे एक्सट्रीम डिटेल्स में ब्रेक डाउन करें तो इसका सिंपल मतलब है कि वैध ज्ञान सिर्फ वही है जो किसी अपूर्व यानी बिल्कुल नए प्रीवियसली अननोन ऑब्जेक्ट का ग्रहण करे। इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर दिमाग पुरानी यादों को या मेमोरी को रिप्ले कर रहा है तो वो सच नहीं है, क्योंकि सच तो हर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में बदल रहा है ना। मेमोरी सिर्फ एक पुरानी स्थिति का आभास है। वैलिड नॉलेज को डाउट से पूरी तरह मुक्त एक फ्रेश और नॉवल एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्स्ट में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल दिया गया है। रेगिस्तान में बनने वाली मृग तृष्णा यानी मिराज में पानी का दिखना। एक माइनर सा भी ऑप्टिकल इल्यूजन किसी भी एक्सपीरियंस को वैलिड नॉलेज की कैटेगरी से तुरंत बाहर फेंक देता है। अगर देखने में रत्ती भर भी संदेह हो कि सामने खड़ी चीज एक इंसान है या पेड़ का तना, तो वो ज्ञान प्रमाणा नहीं हो सकता। प्योरिटी और एब्सोल्यूट सर्टेनिटी बहुत जरूरी है। यहाँ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। प्रमाणा या सच्चा ज्ञान सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के नेचर को लेकर एब्सोल्यूट सर्टेनिटी पैदा करता है। ये किसी को मैन्युअली कोई फिजिकल एक्शन लेने के लिए फोर्स नहीं करता। नॉलेज एक रोशनी की तरह है, ये सिर्फ रास्ता क्लियर करता है। एक बार सिचुएशन पूरी तरह स्पष्ट हो जाए, उसके बाद क्या एक्शन लेना है ये पूरी तरह व्यक्ति के अपने गोल्स पर डिपेंड करता है। नॉलेज आपको धक्का नहीं देता, सिर्फ क्लैरिटी देता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। ये वो जगह है जहां एंशिएंट इंडिया की फिलॉसफिकल बैटल्स सच में गर्मा जाती हैं। यहां हम न्यूट्रली देखेंगे कि कैसे बौद्धिस्ट टेक्स्ट अपने राइवल्स के नॉलेज फ्रेमवर्क्स को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल करता है। देखिए, ज्ञान के सोर्सेस को लेकर एंशिएंट स्कूल्स में बड़ा न्यूमेरिकल कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ न्याय और मीमांसा जैसी परंपराएं हैं जो वैलिड नॉलेज के 6 अलग-अलग स्रोत मानती हैं, जैसे परसेप्शन, इन्फरेंस, वर्बल टेस्टिमनी, कंपैरिजन, पॉस्टुलेशन और नॉन एप्रीहेंशन। लेकिन दूसरी तरफ बौद्ध दर्शन का अप्रोच बेहद स्ट्रिक्ट है। वो सिर्फ 2 को वैलिड मानते हैं, प्रत्यक्षा यानी परसेप्शन और अनुमाना यानी इन्फरेंस। बाकी सभी सोर्सेस को वो कड़ी शर्तों पर परखते हैं और उन्हें अलग कैटेगरीज मानने से साफ इनकार कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए शब्द प्रमाण यानी वर्बल टेस्टिमोनी का लॉजिक देखते हैं। तर्क भाषा इसे पूरी तरह से रिजेक्ट करता है और इसका लॉजिक काफी सॉलिड है। सोचा जाए तो शब्द और रियलिटी के बीच कोई नेचुरल कॉजल फिजिकल लिंक नहीं होता। जैसे जोर से आग शब्द बोलने मात्र से किसी का मुंह थोड़ी ना जल जाएगा। शब्द तो सिर्फ इंसानों के बनाए हुए सिंबल्स हैं, सोसाइटी के म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हैं। इसलिए ये रियलिटी का कोई इंडिपेंडेंट और वैलिड सोर्स नहीं हो सकते। कंपैरिजन या उपमाना का रिजेक्शन भी इसी एक्सट्रीम डिटेल के साथ किया गया है। यूजुअली कंपैरिजन काम कैसे करता है? पहले किसी ने गाय देखी, फिर जंगल के एक जानवर गवाया के बारे में सुना और फिर जंगल में उसे देखकर सिर्फ सिमिलैरिटी के बेसिस पर कंक्लूड कर लिया। पर बुद्धिस्ट लॉजिक कहता है कि यह सिमिलैरिटी रियलिटी में फिजिकल स्पेस में एग्जिस्ट करने वाली कोई ठोस चीज नहीं है। ये कंप्लीटली ह्यूमन माइंड का बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। इसलिए इसे रियलिटी जानने का अलग प्रमाण नहीं माना जा सकता। और जो आखिरी 2 बचते हैं, पॉस्टुलेशन और नॉन एप्रीहेंशन, उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया है। टेक्स्ट का सीधा सा लॉजिक है कि किसी चीज के ना होने का कोई मैस या कॉन्क्रीट स्वरूप नहीं होता, और जिसका कोई फिजिकल स्वरूप ही नहीं है उसका कांटेक्ट हमारी सेंसेस के साथ कैसे हो सकता है? तो टेक्निकल टर्म्स में ये या तो बेसिक इन्फरेंस में मर्ज हो जाते हैं या फिर स्ट्रिक्टली इनवैलिड हैं।
ओके, तो अब हम अपने तीसरे सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। बाकी सब रिजेक्ट करने के बाद अब हम एग्जैक्टली उस मैकेनिज्म पर फोकस करेंगे जो असलियत में रियलिटी को ऑब्जर्व करता है, ट्रू परसेप्शन। प्रत्यक्ष या प्योर परसेप्शन को यहाँ कल्पनापोधाम अभ्रंतम के रूप में टाइटली डिफाइन किया गया है। अगर इन वर्ड्स को डिकंस्ट्रक्ट किया जाए तो कल्पनापोधाम का मतलब है हर तरह की कंसेप्चुअल इमेजिनेशन या दिमाग की कल्पनाओं से पूरी तरह कंप्लीटली मुक्त होना, और अभ्रंतम मतलब जो टोटली नॉन इल्यूजरी हो। बेसिकली प्योर परसेप्शन तभी ट्रू है जब हमारा माइंड उस रॉ अनफिल्टर्ड सेंसरी डेटा में अपनी तरफ से कोई विचार या मेंटल फिल्टर ना जोड़े। इल्यूजन या भ्रम ट्रिगर कैसे होता है, इसके लिए ओरिजिनल टेक्स्ट में कुछ एग्जैक्ट फिजिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे चलती हुई नाव पर खड़े होने से किनारे के पेड़ चलते हुए महसूस होना, या आंखों में किसी बीमारी की वजह से रंग बदले हुए दिखना, या फिर अंधेरे में तेजी से घूमती हुई आग की लकड़ी का एक सर्कल जैसा आकार ले लेना। ये सारे डिफेक्ट्स दिखाते हैं कि थोड़ी सी भी बायोलॉजिकल या एनवायरमेंटल गड़बड़ी रियलिटी के परसेप्शन को करप्ट कर सकती है। और यहाँ सबसे माइंड ब्लोइंग पॉइंट ये है, जिस स्पेसिफिक सेकंड में हम किसी देखी हुई चीज को एक नाम या लेबल दे देते हैं, हम उसमें कल्पना इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे ही दिमाग प्रोसेस करके बोलता है कि ये एक घड़ा है, हम एक्चुअली प्योर रॉ रियलिटी से भटककर भाषा की आर्टिफिशियल दुनिया में चले जाते हैं। लेबल लगते ही प्योर परसेप्शन की वो शुद्धता प्रैक्टिकली नष्ट हो जाती है। तो पूरे परसेप्शन के इस आइडिया को आगे बढ़ाते हुए चलिए चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहां इस परसेप्शन को एक हाईली कैटेगराइज्ड टैक्सोनॉमी में डिवाइड किया गया है। इस फ्रेमवर्क में परसेप्शन 4 स्टेजेस में ऑपरेट करता है। स्टेप 1 है इंद्रिय, जिसमें डायरेक्टली हमारी 5 फिजिकल सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। स्टेप 2 है मनसा या मेंटल परसेप्शन, जहां सेंसेस से आया हुआ डेटा इमीडिएटली दिमाग तक पहुंचता है। तीसरे पर आता है स्वसंवेदना यानी सेल्फ अवेयरनेस, और आखिर में आता है योगी परसेप्शन। ये स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन दिखाता है कि इंफॉर्मेशन फिजिकल लेवल से उठकर मेंटल प्रोसेसिंग तक कैसे ट्रैवल करती है। इसमें जो तीसरा टाइप है स्वसंवेदना या सेल्फ अवेयरनेस, उसे समझाने के लिए टेक्स्ट में एक दिए या लैंप की बहुत ही ब्रिलियंट एनालॉजी दी गई है। जैसे एक जलता हुआ दिया कमरे की दूसरी चीजों को तो रोशन करता ही है, पर उसे खुद को दिखाने के लिए किसी दूसरे दिए की जरूरत नहीं पड़ती। वो कंटिन्यूअसली खुद को भी इल्यूमिनेट करता रहता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी कॉग्निशन भी इनहेरेंटली अपने आप को जानती है, उसे रियलाइज करने के लिए किसी सेकेंडरी थॉट की जरूरत नहीं होती। और इस हायरार्की के टॉप पर है योगिक परसेप्शन। इसे टेक्स्ट में भूतार्थ भावना प्रकर्षा पर्यंतजम कहा गया है। ये कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है। ये तब पैदा होती है जब रियलिटी के फंडामेंटल ट्रूथ्स जैसे मोमेंटैरिटी या क्षणिकता पर ध्यान लगाते लगाते मेडिटेशन अपनी एब्सोल्यूट एक्सट्रीम लिमिट पर पहुंच जाता है। वहां बिना सेंसरी ऑर्गन्स के इंटरफेरेंस के सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली समझ आने लगता है। चलिए अब इस विश्लेषण को उसके बिल्कुल आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ ले चलते हैं। लेट्स जूम ऑल द वे इन। आखिर एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वो आखिरी पॉइंट क्या है जिसे असलियत में परसीव किया जा रहा है। इस एब्सोल्यूट माइक्रोस्कोपिक रियलिटी को स्वलक्षणा कहा जाता है। स्वलक्षणा का मतलब है एक यूनिक पर्टिकुलर। ये यूनिवर्स का एक ऐसा पॉइंट है जो स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ अपने स्पेसिफिक टाइम, स्पेस और फॉर्म में लॉक्ड है। इसमें किसी दूसरी चीज से मिलती जुलती कोई यूनिवर्सल कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये बिल्कुल सिंगुलर है। जब हम प्योर परसेप्शन की बात करते हैं तो वो एसेंशियली इसी एक्सट्रीम हाइपर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ रियलिटी को ग्रास्प करने की कोशिश है। इस पॉइंट को स्ट्रांगली एम्फसाइज करने के लिए सिर्फ नंबर 1 सोचिए। ये नंबर 1 स्वलक्षणा की सिंगुलर इंस्टेंटेनियस नेचर को दर्शाता है। एक ऐसा फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, रियलिटी का एक मोमेंटरी फ्लैश जिसमें कोई कंटिन्यूअस हिस्ट्री या लंबी एंड्योरिंग क्वालिटीज नहीं है। बस एक इंस्टेंटेनियस फ्लैश और अगले ही क्षण वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक नया 1 बन चुका है। ये कंप्लीटली नॉन कंटिन्यूअस है। और इसी जगह से ये डेंस टेक्स्ट अपने सबसे माइंड बेंडिंग कंक्लूजन पर आता है, जिसे प्रमाणा फला कहते हैं। टेक्स्ट ये प्रूव करता है कि ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया यानी द एक्ट ऑफ नोइंग और ज्ञान का फाइनल रिजल्ट, ये दोनों एसेंशियली एक ही चीज हैं। जब हमारा माइंड उस स्वलक्षणा के कांटेक्ट में आता है तो वो सिंपली उसका आकार ले लेता है। माइंड का शेप बदलना ही एक्शन है और वही रिजल्ट है। इन दोनों को अलग अलग बताना कंप्लीटली एक बनावटी मेंटल कंस्ट्रक्ट है। तो इस इंटेंस फिलोसॉफिकल जर्नी के आखिर में ये आर्किटेक्चर ऑफ ट्रूथ हमें एक बेहद प्रोवोकेटिव सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है।
अगर रियलिटी को जानने का एक्शन और रियलिटी का रिजल्ट दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, तो ऑब्जर्व करने वाला कहां पर खत्म होता है और असल रियलिटी कहां से शुरू होती है? क्या ऑब्जर्वर खुद रियलिटी का ही प्रोजेक्शन बन चुका है? बौद्ध तर्कशास्त्र के इन कॉन्सेप्ट्स पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग टॉपिक्स के साथ आगे भी मिलते रहेंगे।